वन ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स रिवीजन पेपर श्रृंखला में आज हम उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स विशेष चयन परीक्षा वर्ष 2008 के राजनीति विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र हल करेंगे और इसके अंतर्गत कुल हम 100 प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता की एक सीमा है। तो बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता की एक सीमा अंतर्राष्ट्रीय कानून है। बहुलवादी विचारक एकल वाली संप्रभुता के सिद्धांत का खंडन करते हैं। उनका कहना है कि संप्रभुता की शक्ति केंद्रित नहीं होती है, वह अंतर्राष्ट्रीय कानून, सामाजिक नियमों, अन्य समुदायों से सीमित होती है। तो विकल्प हमारा सी सही है। लोकप्रिय संप्रभुता निहित होती है। तो जो लोकप्रिय संप्रभुता है वो राष्ट्राध्यक्ष में निहित होती है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आइए देखते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से संप्रभु राज्य 16वीं शताब्दी में पश्चिमी जगत में धार्मिक संघर्षों की देन है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। संप्रभु राज्य के उदय ने राज्य के एकात्मवादी सिद्धांत को जन्म दिया। ये भी कारण भी सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। यह किसने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत से संप्रभुता की धारणा निकाल दी जानी चाहिए? तो ये कथन एच क्रैब का है। एच क्रैब ने कहा है कि जो है राजनीतिक सिद्धांत से संप्रभुता की अवधारणा को निकाल दिया जाना चाहिए। यहाँ पे ध्यातव्य है कि लास्की का भी कथन इसी से मिलता जुलता है। लास्की भी कहते हैं कि यदि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीति विज्ञान से निकाल दिया जाए तो यह उसके लिए स्थायी लाभ की बात होगी। अगला प्रश्न। प्रत्येक राज्य अपने द्वारा व्यवस्थित किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। तो यह कथन किसका है? तो अधिकारों के संबंध में यह परिभाषा लास्की की है। निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो कौटिल्य जो है राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या की है। निम्नलिखित में से कौन इसे मानता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है? तो आदर्शवादी विचारक राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं और आदर्शवादी विचारक में हैं आपके हीगल, ग्रीन, कांट, बोसांके, फिक्टे, ये प्रमुख विचारक हैं। राज्य में सीमित जनसंख्या का समर्थक कौन है? तो राज्य में सीमित जनसंख्या के समर्थक रूसो हैं। इन्होंने राज्य की जनसंख्या 10,000 बताई और इसी तरह प्लेटो भी राज्य की सीमित जनसंख्या के समर्थक हैं और उन्होंने 5,040 राज्य की जनसंख्या बताई है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तकों के अनुसार राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, क्योंकि सामाजिक समझौता सिद्धांत यह मानता है कि प्राकृतिक अवस्था में पाई जाने वाली अव्यवस्था तथा युद्ध की अवस्था समाप्त करने के लिए राज्य का निर्माण किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक सिद्धांत काल्पनिक सिद्धांत नहीं है? तो राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। बहुलवादियों के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य है। तो बहुलवादी मानते हैं जो राज्य का प्रमुख कार्य है विभिन्न संघों की गतिविधियों को नियंत्रित करना। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की रचना के पूर्व अस्तित्व में रहा आदिम समाज की विशेषता थी। तो जो आदिम समाज था उसकी विशेषता थी कि यह एक वर्ग विहीन समाज था। लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ ध्यान आकृष्ट करने वाले प्रथम आधुनिक विचारक कौन थे? तो प्रथम आधुनिक विचारक लास्की था, जिसने उदारवादी और समाजवादी गुणों को समन्वय कर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या की थी। और परंतु लोक कल्याण की जो आंशिक अवधारणा है वो बेंथम तथा गेन के विचारों में प्राप्त होती है। कल्याणकारी राज्य अनिवार्यता संश्लेषण है। तो जो कल्याणकारी राज्य है वो उदारवाद तथा समाजवाद का संश्लेषण है। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? तो मनु स्मृति के अंतर्गत मनु ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। पहला स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा पूर्व, चौथा राष्ट्र, 5वां कोष, छठा दंड और 7वां मित्र या सुहृद। तो यहाँ पे जो आपका पुरोहित है वो उनके अंग में नहीं आता है।
और मनु के अनुसार राज्य के अंग थे, तो कितने अंग थे? तो 7 अंग थे। राजनीति शास्त्र की परिभाषा किसने राज्य के विज्ञान के रूप में दी है? तो राजनीति शास्त्र की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में गैटल ने दी है। किसके चिंतन में हमें निरपेक्षवाद और व्यक्तिवाद के तत्व प्राप्त होते हैं? तो थॉमस हॉब्स के चिंतन में हमें जो है निरपेक्षवाद और व्यक्तिवाद के तत्व प्राप्त होते हैं। GDH कोल समाजवाद की किस विचारधारा के प्रवर्तक हैं? तो GDH कोल जो है श्रेणी समाजवाद के समर्थक हैं। राजनीति शास्त्र को मनोविज्ञान, भौतिक शास्त्र और ज्यामिति पर अवलंबित करने वाले विचारक हैं। तो साथियों थॉमस हॉब्स जो थे वो राजनीति विज्ञान को मनोविज्ञान, भौतिक शास्त्र और ज्यामिति पर अवलंबित करने वाले विचारक थे। हॉब्स का दर्शन उसके समय की परिस्थितियों से प्रभावित था। उसने गैलीलियो की खोज, ज्यामिति का विकास, मनोविज्ञान, भौतिक शास्त्र पर आधारित विचार दिया। उसने राज्य के दैवी सिद्धांत का खंडन किया। अभिजन वर्ग के लौह नियम का प्रतिपादन किया गया था। तो जो अभिजन वर्ग के लौह नियम का प्रतिपादन है वो मिचेल्स ने किया था। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस प्रकार की समानता में जाति, रंग, नस्ल एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का निर्मूलन है? तो ये सामाजिक समानता के अंतर्गत आता है कि सामाजिक समानता में जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 में जो है सामाजिक समानता के संबंध में प्रावधान किया गया है। समस्त अधिनायक तंत्री प्रणालियों का विशिष्ट दोष यह है कि वे यह मानकर चलती हैं कि जिनके हाथों में शासन की सत्ता है वे सर्वश्रेष्ठ हैं और कोई भूल नहीं करते हैं। यह कथन किसका है? तो उपरोक्त जो कथन है वो CD बर्न्स का है। किसने राजनीतिक दलों की अभिजनवादी व्याख्या की है? तो शुम्पीटर ने राजनीतिक दलों की जो है अभिजनवादी व्याख्या की है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक विचारक कौन था? तो डेविड ईस्टन जो है व्यवहारवादी विचारक के प्रणेता थे। और जो है प्रमुख जो व्यवहारवादी विचारक या दार्शनिक है उसमें है चार्ल्स मेरियम, हीज हिलॉउ, रॉबर्ट डहेल, लासवेल, डेविड ईस्टन, आमंड, जिसमें डेविड ईस्टन को प्रमुख विचारक माना जाता है। और डेविड ईस्टन ने ही उत्तर व्यवहारवाद का प्रवर्तन किया था। ये उत्तर व्यवहारवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। राजनीतिक शक्ति के निर्धारण एवं भागीदारी का अध्ययन यह कथन किसका है? तो ये लासवेल एंड कापलिन का है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बोंदा फ्रांस से है, ये सुमेलित है। लाक इंग्लैंड से, ये भी सुमेलित है। लेनिन रूस से, ये भी सुमेलित है। रूसो इटली से नहीं, फ्रांस से हैं, इसलिए ये गलत है। विधि वस्तु की प्रकृति से उत्पन्न आवश्यक संबंध है, यह कथन किसका है? तो ये मॉन्टेस्क्यू का है। उसने कानून की परिभाषा के संबंध में ये उपयुक्त वाक्य कहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रूसो समझौतावादी विचारक है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन राज्य को महिमा मंडित करते हैं? तो आदर्शवादी विचारक राज्य को महिमा मंडित करते हैं। हीगल का मत था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था तलवार के बिना समुदाय शब्द मात्र हैं और उनमें यह शक्ति नहीं होती कि वो मनुष्य की रक्षा कर सकें? तो उपयुक्त कथन जो है ये निरंकुश राजतंत्र के समर्थन में थॉमस हॉब्स का है। निर्बल की स्वतंत्रता सबल के प्रतिबंध पर निर्भर है तथा निर्धन की स्वतंत्रता धनवानों के प्रतिबंध पर निर्भर है, यह कथन किसका है? तो ये उपयुक्त जो कथन है ये माइकाइवर का है। ये लास्की का कथन है। लास्की का कहना है कि मुझे केक का अधिकार नहीं है यदि मेरा पड़ोसी भूख से रात को सोता है, अतः गरीबों के हित के लिए धनवानों पर कर लगा देना चाहिए। उदारवाद का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो उदारवाद का जो अग्रदूत है वो जॉन लॉक है। जॉन लॉक को जो है उदारवाद का जनक कहा जाता है। मिल खोखली स्वतंत्रता और सैद्धांतिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तक थे। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये अर्नेस्ट बार्कर का कथन है।
सार्वभौम वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है, ये कथन किसका? तो H.G. लास्की का ये कथन है कि जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है उसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिनके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये ऊपरी जो परिभाषा है वो एडमंड बर्क की परिभाषा है, और एडमंड बर्क पहले राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने राजनीतिक दल को परिभाषित किया है। यह किसने कहा था? स्वतंत्रता अपने आप में केवल एक नहीं अपितु यह बहुआयामी है। तो उपर्युक्त ये कथन भी स्वतंत्रता के संबंध में H.G. लास्की का है। किसने कहा था कि राजनीतिक दल मतदाताओं की भीड़ से उत्पन्न अव्यवस्था को व्यवस्था का रूप देते हैं? तो मॉरिस डुवर्जर का कथन है। निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य इच्छा की विशेषता नहीं है? तो आइए देखते हैं। यह सदैव उचित है, यह विशेषता इसकी है। यह विवेकपूर्ण है, यह भी है। यह स्थायी है, यह भी है। यह बहुमत की इच्छा नहीं, ये आदर्श इच्छाओं का योग होती है, लेकिन ये बहुमत की इच्छा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? तो साथियों J.S. मिल जो है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था। उसने जो है वयस्क मताधिकार पर प्रतिबंध लगाए थे। निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है? तो ये भी J.S. मिल है, क्योंकि J.S. मिल जो है संख्या के आधार पर जो है लोगों को मत देने के पक्ष में नहीं है। व्यक्तियों के कार्यों को किसने स्व संबंधी तथा पर संबंधी विषयों में विभाजित किया है? तो ये भी J.S. मिल का है। और J.S. मिल ने व्यक्तियों राज्य के हस्तक्षेप के आधार पे व्यक्ति के कार्यों को दो उसमें विभाजित किया, स्व संबंधी और पर संबंधी। स्व संबंधी कार्यों से तात्पर्य है कि जिन कार्यों का प्रभाव दूसरों पे नहीं पड़ता है उन कार्यों को करने के लिए व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है, और जिन कार्यों का प्रभाव समाज के अन्य लोगों पे पड़ता है तो उस पर जो है राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार सम्मिलित है। संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार, ये भी सम्मिलित है। फ्रांस एकात्मक सरकार, ये भी सम्मिलित है। कनाडा में एकात्मक सरकार नहीं है बल्कि संघात्मक सरकार है, तो ये सम्मिलित नहीं है। तो विकल्प डी हमारा सही है। शक्तियों के केंद्रीकरण एवं विभाजन के आधार पर सरकार वर्गीकृत होती है। तो शक्तियों के विभाजन के आधार पर सरकार जो है एकात्मक और संघात्मक दो रूपों में विभाजित होती है। निम्नलिखित में से क्या संघीय शासन का आवश्यक लक्षण नहीं है? तो संघीय शासन का लक्षण होता है लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, लेकिन शक्ति पृथक्करण इसकी विशेषता नहीं होती। शक्ति पृथक्करण अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है। एकात्मक शासन की विशेषता क्या है? तो एकात्मक शासन के अंदर सभी शक्तियां जो है केंद्र में निहित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन संघवाद की आवश्यक विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान है, शक्ति का विभाजन भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अलग से एक जो है प्रकार है। वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक संसदात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था संघवाद की आवश्यक विशेषता नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की निर्भरता व्यवस्थापिका पर नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। तो कथन ए सही है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की कार्यविधि संविधान द्वारा निर्धारित होती है, यह भी सही है। तो कारण का जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। भारतीय संघ को परम संघ या पैरामाउंट फेडरेशन किसने कहा था? तो C.H. एलेक्जेंड्रोविच ने जो है भारतीय संघ को परम संघ कहा था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। निम्नलिखित में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का नया चार्टर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था।
संविधान सभा में किसने कहा था, मैं समाजवाद का पक्षधर हूँ और भारत भी समाजवाद का पक्षधर होगा और भारत एक समाजवादी राज्य के संविधान की ओर अग्रसर होगा। यह कथन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। इस तिथि को भारत एक गणतंत्र हुआ। तो साथियों 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणतंत्र बना और हम तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र का तात्पर्य यह होता है कि राज्य का जो प्रमुख होता है वो भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, वह वंशानुगत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है इसका निर्णय करते हैं कि जो है कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है और उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, साथियों बहुत बार पूछा गया, तो याद रखिएगा कि भाग 11 केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है और भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय से किसी विधि के प्रश्न पे परामर्श मंत्रणा लेने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त हो कि जब उसे लगे कि कोई विधि या तथ्य का प्रश्न है तो वो सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श मांग सकता है और सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने के लिए बाध्य है, परंतु राष्ट्रपति उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कौन सा कथन सही है, तो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक, अपीली तथा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान का 89वां संविधान संशोधन संबंधित है, 79 संशोधन संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण से। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो जो ये कार्यकाल कौन बढ़ाएगा, भारतीय संसद बढ़ा सकती है। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया, तो ये संविधान के भाग 10 में जो है इसका उल्लेख किया गया। भाग 9 में पंचायती राज, 10 में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और 11 में केंद्र राज्य संबंध है। किस रिट को जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्यवाही करने से रोकता है, तो ये प्रतिषेध है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है, तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा गठन 250 सदस्यों द्वारा होगा, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे तथा शेष 238 का चुनाव राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के द्वारा होगा। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल नंबर 127 में जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्राविधान दिया गया है। और मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आइए देखते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न है, ये सही है। राज्यपाल को राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है, ये भी सही है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी सही है। और राज्यपाल जो है विधान परिषद के 1/7 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ये गलत है। राज्यपाल जो है 1/7 सदस्यों को मनोनीत नहीं करता है, बल्कि 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया, तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उल्लेख है। आइए देखते हैं कथन कारण। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक साथ 2 या 2 अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि जो है राज्यपाल 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये कथन सही है। तो विकल्प नंबर डी एक गलत परंतु आर सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद गठन होता है, तो 263 के अंतर्गत जो है अंतर्राज्य परिषद गठन का प्रावधान किया गया और 1990 में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई है।
भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो साथियों वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, लेकिन मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को भाग 4 का में जोड़ा गया था, भाग 4 का या 51 का में जोड़ा गया था। इंडिया जो भारत है को राज्यों का संघ कहा गया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान को किसने अर्धसंघ कहा है? तो प्रोफेसर के.सी. वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघ कहा है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुनिश्चित करता है, और अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है रिट याचिका दाखिल करने के अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। निम्नलिखित में से क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आच्छादित नहीं है? तो आइए देखते हैं। लोक स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करना ये नीति निर्देशक तत्व है। गोवध का निषेध ये भी है। महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना ये भी है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संरक्षण करना ये जो है नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आता है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही कौन शुरू कर सकता है? तो संसद का कोई भी सदन जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही को प्रारंभ कर सकता है। आइए देखते हैं आपातकाल की घोषणा जो है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसमें देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है, और तो ये पहला विकल्प गलत है। 352 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्य से संबंधित भाग 4A को संविधान में जोड़ा गया? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। उस समय इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में इसमें जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया है। अतः अब जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है, और भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है वो स्वर्ण सिंह कमेटी की संस्तुति के आधार पर जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य पर्यावरण वन एवं वन्य जीव को संरक्षित करने में उनकी दशा सुधारने के लिए अधिकृत है? तो 48A या 48 का के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची को संशोधित करना होगा यदि किसी नए राज्य का सृजन करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण सही है। अनुच्छेद 21 प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी सही है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध ये भी सही। अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता ये गलत है, क्योंकि 25 में नहीं बल्कि 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 25 में जो है व्यक्ति को अपने अंतःकरण और धर्म के अनुसार धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का वर्णन है। आइए देखते हैं सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। तो भाग 15 में जो है आपका निर्वाचन है। भाग 17 में जो है राजभाषा है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में जो है आपके आपात उपबंध हैं, और भाग 20 में संविधान का संशोधन है।
अनुच्छेद 21 है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत किसी राज्य का राज्यपाल जो है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। लोकसभा को राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? तो ये देखते हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों का जो अध्ययन है वो सरकारिया आयोग ने किया था और 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था और इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1987 में दी थी। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों की संरचना और शक्तियों से संबंधित है? साथियों बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया। तो भाग 11 जो है पंचायतों की संरचना और संविधान से संबंधित है। भाग 9 जो है पंचायतों से संबंधित है और 11 जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है और वित्त आयोग के गठन का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाएंगे और प्रत्येक 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय संघ की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और 13वीं कोई अनुसूची नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय शासन से संबंध नहीं रखता है? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है। सार्वभौम मानवीय अधिकारों की घोषणा का संबंध है तो संयुक्त राष्ट्र संघ से है और 10 दिसंबर 1948 को जो है घोषणा की गई थी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। लोकतंत्र का अभिजन सिद्धांत विचारधारा को महत्व नहीं देता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। और अभिजन सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था में साम्य तथा स्थायित्व को प्रमुख समस्या समझता है, ये कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन लोक विवेक पर बल देता है? तो लोक विवेक पर जो बल देते हैं वो मैकफर्सन है। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र का बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? तो डी टाकविले जो है और जे.एस. मिल वयस्क मताधिकार की निर्वाचित संसद को लोकतंत्र का बहुमत की निरंकुशता की संज्ञा दी है। ये विचारक योग्यता के आधार पर आनुपातिक समानता को आनुपातिक मताधिकार की मान्यता देते हैं। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक जॉन रॉल्स हैं। साथियों राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण पुस्तकों से संबंधित एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, आप इसे ज़रूर देखिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन? डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। श्रमिक संघ जिस वर्ग से संबंधित वो है संघीय समूह। पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक वॉल्टर लिपमैन है। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, द स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो ए.एस. अल्टेकर हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ साथियों, और ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।